सेक्शन करते हैं डॉक्टर आयशा और डॉक्टर तैयबा। वो कहाँ जिंदगी से खेल रहे थे, वो तो ऑपरेट कर रही थी। जूनियर डॉक्टर जिसका बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर था, सोशल मीडिया पे इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जैसे 2 सिजेरियन शुरू किए गए, फिर एक टाइम वॉच शुरू की गई कि कौन पहले करता है कौन नहीं। जो सजा उनको दी गई वो फार बियॉन्ड उसके थी जितना कि उन्होंने गलती की। वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो खेल रही हैं और जो वीडियोस बना रही हैं, उनका तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रही हैं, आज उनके हक में खड़ी होगी। अगर कोई फीमेल सर्जन या मेल सर्जन उस मरीज की सैंक्टिटी को बरकरार नहीं रखता थिएटर में, वो आंसरेबल होगा क़यामत वाले दिन। हाउ कुड यू लीव दैट वुमन अनड्रेस्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। वैलेंटाइन डे के अकॉर्डिंग इसमें अपनी मोहब्बत जतलाई जाती है। आप एक जिना किया हुए को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आर यू मैड? अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मी अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर समीना हक साहिबा, जो IVF एक्सपर्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और स्पिरिचुअल जो है वो गुफ्तगू करती हैं। और हमेशा से जो है मुआशरे में बहुत से लोग जो हैं वो इनकी गुफ्तगू को बड़े बेहतरीन तरीके से जो है उसको सुनते हैं और फिर उससे जो है वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से मामलात को बेहतर करते हैं। सो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक साहिबा। इनसे बात करते हैं, जानते हैं और आज डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पिछली दफ़ा जब हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, उनको भी हमने डिस्कस करना है। और फिर जब हम पॉडकास्ट करते हैं तो कमेंट्स में बहुत से लोग हमें रहनुमाई देते हैं, एप्रिसिएशन भी मिलती है, हौसला अफजाई होती है जब वो जो है वो अच्छे कमेंट्स, और जब वो बुरे करते तब भी हमें जो है वो उससे भी एप्रिसिएशन मिलती है। चले हम उनसे कुछ तो वो हमें बता रहे हैं ना। तो मैं आगाज़ करता हूँ जो रिसेंट एक लाहौर के अंदर वाक़या पेश आया है, वो बड़ा हैरान कुन है और लोग उसके ऊपर बड़े हैरत ज़दा हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कि जो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर जो ख़वातीन ऑपरेट के दरमियान जो है वो डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद जो थे वो अपना कोई मुकाबला कर रहे थे और एक दूसरे को वो जीत के दिखा रहे थे। तो इस वाक़े के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अरसलान, इस वाक़े को इतनी हाइप दी है सोशल मीडिया ने, हालांकि इसकी जो अगर आप गहराई में जाएं तो इसका कोई ख़ास मुझे कोई क्रिमिनल एटीट्यूड या क्रिमिनल बेस कोई नज़र नहीं आती। ठीक है। वो 2 डॉक्टर्स इकट्ठी ऑपरेट कर रही थी। ये जूनियर डॉक्टर जो जिसका बड़ा चाइल्डिश बिहेवियर था, आई वुड से कि वो बिल्कुल ही मतलब अभी मैच्योरिटी के लेवल को नहीं पहुंची। ठीक है। उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई या उसको मेडिकल एथिक्स किसी ने नहीं सिखाए। उसने वो अपना फ़ोन लेके वो उन डॉक्टर्स ने पता नहीं इजाज़त दी भी कि नहीं दी, वो बना रही है कि जी डॉक्टर आयशा आप देर कर रही हैं और फ़लाँ आप भी तेज़ करें, और इस तरह करके ये सोशल मीडिया पे इस तरह प्रेजेंट किया गया कि जैसे 2 सिजेरियन शुरू किए गए, फिर एक टाइम वॉच शुरू की गई कि कौन पहले करता है कौन नहीं। वो इत्तेफाक से 2 सिजेरियन हो रहे थे और इसकी रग फड़की और इसने वो वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं कर रही। डेफिनेटली वो जो थिएटर होता है वो एक प्राइवेसी उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एथिकल ये एथिक्स हैं बाकायदा कि सोशल मीडिया पे आप क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, उनके साथ अबाइड करना चाहिए। लेकिन आई एम श्योर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उन्होंने तो कभी भी इसको प्रमोट नहीं किया होगा। उन्होंने बताया भी होगा। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जब ये की जाते हैं ना, इंडक्ट किए जाते हैं हाउस ऑफिसर्स और रजिस्ट्रार्स और उनकी ट्रेनिंग के लिए, कुछ बातें खुद ब खुद अंडरस्टैंडेबल होती हैं, वो बतानी नहीं पड़ती। ये जैसे सैंक्टिटी है थिएटर की या उसकी आपने वो प्राइवेसी रखनी है, ये तो जब आप एंटर होते हैं तो ये खुद ब खुद आपको समझ आ जाती है कि ये तो बहुत एक सेक्रेड एरिया है जहाँ पे कि लोगों को हम अनड्रेस करते हैं, फिर हम उनको ऑपरेट करते हैं। वो बेचारा इंसान बेबस हमारे आगे लेटा होता है, हम जो मर्जी करें उसके साथ बेहोशी के आलम में। ठीक है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ने तो एक एक बात सामने लानी है कि आप क्या कर रहे थे, आपने कितनी देर मरीज को नंगा रखा, कितने लोग इधर उधर फिर रहे थे जब उससे पहले आपने ड्रेप नहीं किया उसको। ठीक है। तो ये
जैसे एक होता है ना, बेहिसी सी हो जाती है कि अच्छा हम्म, रोज हो रहा है, रो तो वो बिल्कुल कोई ऐसे ही। केयरफुल नहीं हो रहे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो अभी ड्रेपिंग शीट्स नहीं डाली और वो क्लीन हो रहा है, तो वो मर्द भी गुजर रहे हैं, हालांकि वो गौर से देख ही नहीं रहे होते, उनकी तो रोजाना की ये है। इसके बावजूद हो सकता है वो जो खातून टेबल पे लेटी है उसने अपना नाखून तक गैर मर्द को ना दिखाया हो, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक वो है। आपके उसके ऊपर है ना, मरहूने मिन्नत है इस वक्त कि आप उसके साथ क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे थिएटर में जब विजाइनल साइड या हम विजाइनल प्रोसीजर्स करते हैं या इस पेरिनियल साइड जब प्रिपेयर हो रही होती है, अंडरस्टैंडेबल है, उनको पता है कि मैं इतना स्ट्रिक्ट हूँ इसके बारे में हम्म, कि इस साइड पे मेरी बैक पे कोई आदमी उस वक्त नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। नोबडी इज अलाउड। वो एनेस्थेटिस्ट के साथ मेल्स खड़े होते हैं, अगर ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की हमें ज़रूरत होती है, वो इतनी वजनी 280 पाउंड की औरतें, वो हमारी लड़कियां, वो जो फीमेल नर्सेज या हमारी जो आपाएं होती हैं वो नहीं हैंडल कर सकती। ठीक है। वी नीड अ स्टडी मैन टू मैं हैंडल दीज वेमेन। श्योर। तो हम उनको फिर पूरी तरह से ड्रेप करके उनकी पोजीशन बना के फिर उन मेल्स को हटा के फिर हम उनको अनड्रेस करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इस चीज़ का ड्यू नोटिस नहीं ले रहे, अगर कोई फीमेल सर्जन या मेल सर्जन उस मरीज़ की ये सैंक्टिटी को बरकरार नहीं रखता थिएटर में, वो आंसरेबल होगा क़यामत वाले दिन कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट थी। हाउ कुड यू लीव दैट वुमन अनड्रेस्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ऐसे। और जैसे मैं एनेस्थीसिया में मैंने जॉब किया था मेयो हॉस्पिटल में, आई थिंक 1 ईयर और 2 ईयर, तो वहाँ पे ह्यूज थिएटर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स है थिएटर्स का, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाहिर है वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि एक को एनेस्थीसिया दे के ऑपरेट करके और बड़ी खिदमत कर रहे हैं मुल्क की वो पब्लिक सेक्टर में, लेकिन इस पे ख़ास ध्यान सर्जन को देना है और या आसपास के लोगों को देना है कि मेल भी अनड्रेस वहाँ ना पड़ा रहे। उसी वक्त उसको आप अनड्रेस करें जब ड्रेप करना है आपने क्लीन करके। वो कई दफ़ा काफ़ी मिनटों के लिए, कोई 10-15 मिनट के लिए वो अनड्रेस अगर पड़ा हुआ है तो दैट इज़ नॉट बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी ये भी बहुत सारा रुझान जो है वो बढ़ रहा है, जो सी सेक्शन है या जो इस तरह के ऑपरेशन हैं जो लेडी ही डॉक्टर को करने चाहिए, वो अब तो मर्द भी कर रहे हैं। अच्छा, पहली वो बात नामुकम्मल रह गई जी जी। कि वो जो बच्चियां थीं, वो 4-5 डॉक्टर्स जो इस तरह का हल्ला गुला कर रही थीं, पता नहीं वो 72 घंटे की लंबी ड्यूटी करके उन्होंने कहा थोड़ा सा हंस लें, या आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, लेकिन जो सज़ा उनको दी गई वो फार बियॉन्ड उसके थी जितना कि उन्होंने गलती की। उनके सारों के लाइसेंस मनसूख कर दिए, उनकी ट्रेनिंग मनसूख कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? एक फेयर ट्रायल तो उनको देना, उनको एक वार्निंग दें, ठीक है। एक लेकिन डॉक्टर डॉक्टर बनना साहिबा, इतना हमारे मुश्किल। मुआशरे में, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे मुआशरे में लोग ये आपको पता है कि थोड़ा सा वो उनको रोकने से कोई रुक तो नहीं ना जाते, उनको एक आप कह रही हैं कि एक दफ़ा उनको कहते रुक जाते, शायद इस तरह होता भी नहीं है। बिल्कुल होता है। ये जो सिलेक्टेड लड़कियां जो डॉक्टर्स बनती हैं, ये इस स्टेज पे कंसल्टेंट लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती अगर वो हर बात को गौर से ना सुने, वो तो रास्ते में ही डिस्कार्ड होती जाएंगी। वी हैव टू बी, आपको अंदाज़ा नहीं है, ये बच्चियां, ये लड़कियां जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स बनती हैं, ये सुपर ह्यूमंस हैं। ये नॉर्मल औरतें नहीं हैं, दे आर सुपर ह्यूमंस। दे आर लुकिंग आफ्टर द हाउस, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी को कैरी ऑन कर रही हैं, 72 घंटे की ड्यूटियां, पेट बड़ा हुआ है, कर रही हैं, लैक्टेट करा रही हैं, बच्चों को साथ लेके आ रही हैं, उनको लुक आफ्टर कर रही हैं, बच्चों को पिक कर रही हैं, ड्रॉप कर रही हैं, ग्रोसरी कर रही हैं, घर को लुक आफ्टर कर रही हैं, एक बिगड़ा हुआ बच्चा जो उनकी सास ने दिया होता है उनको, वो भी पाल रही हैं, उसके भी नखरे उठा रही हैं और उसके भी बूट खोल रही हैं और तस्मे खोल रही हैं। आपको क्या पता ये सुपर ह्यूमंस हैं ये जो औरतें, और क्या क्या ये मैनेज कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पाकिस्तान में जितनी मुश्किल है पास होना, इतना मुश्किल है जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसको फिर डिग्री, ज़्यादातर लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं और कंसल्टेंट बन रही हैं।
ये नॉर्मल औरतें नहीं है, सुपर ह्यूमंस है। अगर ये हम्म, हर बात को गौर से ना सुने तो ये स्टेज पे ही ना पहुंच सके। तो अगर एक मामूली सी गलती हो गई, वो बेचारियां सारी उम्र गुजार के अपनी कंसल्टेंट लेवल पे पहुंचने के लिए वो ट्रेनिंग कर रही हैं। आप उनको देखें तो सही, पता नहीं कितने सैकड़ों उन्होंने बच्चे और औरतों की जान बचाई होगी, कितना उन्होंने काम किया होगा। आप इतनी सी बात के लिए उनका लाइसेंस मनसूख कर रहे हैं। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि इसको रिव्यू करें और देखें कि उन्होंने क्या सर्विसेज दी हैं अब तक। डॉक्टर साहब और यहाँ पर नाकदेन ये सवाल उठाएंगे कि हम्म, डॉक्टर समीना हक जो है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो खेल रही हैं हम्म, और जो वीडियोस बना रही हैं उनका हम्म, तमाशा पूरी दुनिया को दिखा रही हैं, आज हम्म। उनके हक में खड़ी होगी। वो कहाँ जिंदगी से खेल रहे थे, हम्म वो तो ऑपरेट कर रही थी हम्म और कोई मुकाबला नहीं चल और रहा था। अगर वो कहते मुकाबला था तो फिर वो इट मुकाबले में तो वॉजंट अ मुकाबला, इट वॉज अ नॉर्मल सिजेरियन अकरिंग। उसकी तो ऐसे ही उसने कहा कि मजाक से उसने कहा कि जी आप दोनों का मुकाबला चल रहा है। ये कोई मुकाबला सेट नहीं किया हुआ था, ठीक है। ठीक है ना। अचानक उसका दिस इज रॉन्ग। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। हम्म लेकिन क्राइम, इट इज नॉट क्रिमिनल। आपने तो क्रिमिनल उसको सजा दे दी ना, कि बिल्कुल। जैसे उसने कोई क्राइम किया है। इट इज ये ब्रीच करना किसी की प्राइवेसी। लेकिन वहां तो ना मरीज की शक्ल नजर आ रही, एक बच्चे का हल्का सा ग्लिम्स और बच्चे के रोने की आवाज है, कुछ भी नहीं नजर आ रहा मरीज का। हम्म ना उसकी जिंदगी से खेल रही थी वो, कुछ हम्म भी नहीं कर रही थी। ठीक है। तो ये इसको इतनी हाइप दी, इतनी हाइप दी। ये हम्म तो अंदर ही अंदर मामला जो है वो उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग होनी चाहिए थी, हम्म स्ट्रिक्ट वार्निंग। आई एम बिल- नॉट प्रमोटिंग इट। हम्म लेकिन ये कि शायद फिर हमारा जो अवाम है वो ही सैडेस्ट एक एटीट्यूड है ना, कि बस इसको ख़त्म करो, एक रिज़ल्ट दो। शायद हुकूमत ने भी इस लेवल पे अपना एक अप्रोप्रिएट किया कि अगर हम नहीं एक्शन लेंगे तो पता नहीं लोग क्या लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट एक्शन था, इतना हम्म सिवियर। हम्म अब तो मतलब वो बेचारे ज़िंदगी बचा रहे होते हैं, उनको मार मूर के उनकी हड्डियां तोड़ के आ जाते हैं। हम्म ज़रा सा कोई प्रॉब्लम होता है, मरने के करीब जब मरीज होता है तो उसको अस्पताल ले आते हैं। वो अस्पताल आके मर जाता है तो हम्म अस्पताल के शीशे तोड़ के चले जाए। भी तुम कहाँ थे जब वो 6 महीनों से वो बिगड़ रही थी उसकी तबीयत, और अब मरने के करीब है तो मरीज तुम अस्पताल में ले आए हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी रिसेंट ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हैंडीकैप जो है वो एक जो कैमरा जो यहाँ पे लगाया जाता है हम्म, वो मतलब लगाया जाएगा और उसके ज़रिए रिकॉर्डिंग होगी और हम्म। उसी रिकॉर्डिंग से पूरा देखा जाएगा कि डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है। तो आपके मुताबिक ये कैमरा जो है वो लगाया जाना चाहिए या नहीं? आप क्या कहती हैं? किसी और जगह पे खर्चा कर लें जहाँ जिंदगियां बचाई जाएं। हम्म, इधर तो जिसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ पता नहीं क्या कुछ बना देंगे। यहाँ पर और लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा अपने जो मेडिकल के शोबे के लोग हैं उनको शेल्टर देती हुई नज़र आती हैं और डॉक्टर साहिबा यही कहती हैं कि बस मेडिकल के शोबे को कोई ना पूछे, हमारे ऊपर कोई सवाल ना उठाए, लेकिन वो अपने आप को जो है वो पूरा महफूज कर रही हैं, लोगों के ऊपर वो बातें करती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं अरसलान, इस शोबे में जो डेडिकेटेड नहीं है ना, हम्म वो इस शोबे में रह नहीं सकता। हम ह्यूमन लाइफ और डेथ को इतनी करीब से देख रहे होते हैं। हम्म ये जो चर्निंग है ना 5-6 सालों की, अब कंसल्टेंट ऐसे ही नहीं बनता। हम्म 5-6 साल पहले तो उसने FSC A लेवल्स वो करके और मुकाबले के इम्तिहान, और सोए नहीं सारी रात। और फिर आप मेडिकल कॉलेज में तो सोना ना, मतलब वो है ही नहीं कि आप सो सकते हैं, जी भर के सो लें, ठीक है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि किस तरह डॉक्टर बनते हैं। जिनके घरों में डॉक्टर बन रहे हैं उनको पता है कि ना वो किसी बर्थडे पे, ना किसी कॉन्सर्ट पे, ना किसी शादी पे वो खुल के जा सकते हैं। तो उसके बाद फिर कंसल्टेंट अगर उन्होंने सोचा कि हमने बनना है, कई साल लग जाते हैं उनको कंसल्टेंट। और दिन रात की चर्निंग, हम्म इतनी उनकी वो जलील वो होते हैं प्रोफेसर के हाथों, सीनियर के हाथों, इमीडिएट सीनियर के हाथों, कि वो एक एक नमूना बन के निकलते हैं। रजिस्ट्रार के लेवल पे वो एक शख्स या एक लेडी डॉक्टर या डॉक्टर वो निकलता है जो ग्रूम अप हुआ होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और वो एक बड़ा कीमती असासा होता है उस मुल्क का, जो ठीक है। इतने साल अपनी ज़िंदगी के ट्रेनिंग में गुजार देता है। और उसके बाद ठीक है, परसेंटेजेस होती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं
जो करप्ट हैं या रूडी अपनी बिहेवियर ड्यूटीफुल नहीं है, हाँ या रूड बिहेवियर 72 घंटे की ड्यूटी करके, और आप काउंसलिंग कर करके, और हमारे मुल्क का रवाज यह है कि एक सवाल उन्होंने 100 दफ़ा पूछना है। पहले माँ ने पूछना है, फिर वो एनू भी दस दो जी, फिर वो आएगा बेटा आएगा, फिर वो बाप, वो ए नहीं हैगे सी हुणे ही आए ने, इन्हों भी दस दो। ठीक है, तो पागल कर देते हैं डॉक्टर को। तो उसने फिर एंड पे थोड़ा सा शाउट ही करना है कि भाई बस करो, मेरी जान छोड़ो। ठीक है ना, ये हमारा जो अनपढ़ माशरा है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं मेंटली डॉक्टर को। और उसके बाद फिर इस मेंटल स्टेटस के साथ आप 72 घंटे की ड्यूटी के बाद आपसे अगर कोई रूड बात निकल भी गई है, तो आप उसको ज़रा टॉलरेंस, हमारे माशरे में टॉलरेंस तो है ही नहीं है बिल्कुल ना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके मुताबिक जो बहुत से हमें ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि सीएम साहिबा जाती हैं और खड़े पाँव वो किसी भी डॉक्टर को, एमएस को वहीं पे जो है उनको कहती हैं कि आप जो है अपने ओहदे से फ़ारिग हैं, और बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि इनको अभी से गिरफ़्तार कर लें। तो ये बिहेवियर ठीक है या नहीं जो इसके ज़िम्मेदारान हैं? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहती। हुँ, इसके ऊपर आई डोंट वांट टू गिव एनी कमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। और कैमरे होने चाहिए या नहीं? इंडिविजुअल के हाँ, ऊपर कैमरे, इंडिविजुअल जी बिल्कुल। ये मैंने तो पहली बार सुना है। वो टॉयलेट जा रहा है तो वो क्या करे, कैमरा उतार के जाए फिर, लेकिन या वो वो तो किसी को, मतलब ये तो जैसे आप अभी उसकी ट्रैफिक पुलिस के प्राइवेसी। इसी तरह आप कहते हैं कि डॉक्टर्स और डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो सवाल है, इस टॉपिक को फिर हम वाइंड अप करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक्स पे चलते हैं कि जो नर्सेज का और डॉक्टर्स का पेशेंट के पास बैठकर मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या ऑन ड्यूटी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? मैंने ये पहले भी एक पॉडकास्ट में कहा है कि ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फोन्स का दाखला मना होना चाहिए। ठीक है। आप वार्ड की हद तक रख लें, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मना होने चाहिए। एक कंसल्टेंट अपना रख ले, अगर कोई आपने प्रोसीजर की वीडियो बनानी है, आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए, वहाँ पीटीसीएल के फ़ोन होने चाहिए। कोई बहुत ज़रूरी, किसी के रिश्तेदार की डेथ हो गई है, कोई बहुत ज़्यादा एक्यूट इमरजेंसी है, तो थिएटर में फ़ोन आना चाहिए, और वो भी पीटीसीएल के नंबर पे, या जो उनकी इंटरनल वो होता है, इंटरकॉम्स होते हैं, ठीक है। उनके साथ बातचीत कर लें। जो हेड नर्स है, वो शी शुड मेक श्योर, एक हेड नर्स होती है बिल्कुल, बिल्कुल। थिएटर की जी, इंचार्ज, जी। उसको चाहिए कि एंट्री से पहले सबके लॉक एंड की में रखें फ़ोन। बिल्कुल ठीक है। फ़ोन ना डॉक्टर अंदर लेके जाए, ना ओटीए लेके जाए, ना नर्स लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, वो मुझे भी ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरे प्राइवेट सेटअप में भी, कि सर्जरी हो रही है, सर्जरी शुरू हो गई है ना, वो बैठ गए हैं दीवार के साथ मोबाइल लिए। तो ये तो गलत बात है। मैंने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो मैंने कहा इसका नो नुकसान मोबाइल्स क्या इन होता है द, डॉक्टर साहिबा? अटेंशन आपकी उधर है, मरीज ऑपरेट हो रहा है, आप डिले इन सर्जरी हो सकती है। जैसे कल मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी और वो अपने ओटीए जो है वो फ़ोन में बिज़ी था। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, पहले अवेलेबल करो। ये रोज़ प्रोसीजर होते हैं, तुम उधर फ़ोन में क्या कर रहे हो घुसे हुए अंदर? बिल्कुल। फिर मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि नो फ़ोन्स इन द ऑपरेशन थिएटर। एक पीटीसीएल का फ़ोन वहाँ लगा हुआ है, जिसको बहुत तकलीफ़ है, उसका फ़ोन पीटीसीएल पे आ जाए। बिल्कुल। बाहर जाके बातें करें, इधर नहीं। आप ना सोशल मीडिया को देख सकते हैं और ना कुछ और। अटेंशन डाइवर्ट होती है ना, वहाँ इतने क्रिटिकल ऑपरेशन हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम ये बात करेंगे कि बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे कि डिफरेंट आप डिपार्टमेंट की बात कर लें, अगर मैं नाम ना भी लूँ तो बेहतर है, अगर ले भी दें तो चलें, वापडा कर लें, पुलिस कर लें, जजेस साहिबान कर लें, टोटली जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जब ये अपनी ज़िंदगी में, मौजूदा ज़िंदगी में जब सर्विसेज अपनी ये पेश कर रहे होते हैं, तो उस वक्त लोगों के साथ इनका बिहेवियर जो है वो बड़ा रूडी होता है, बड़ा बैड बिहेवियर होता है। लेकिन उसके बाद जब ये अपनी सर्विस छोड़ देते हैं और उसके बाद इनके हाथ में तस्बीह होती है और ये फिर एक हज करके आ जाती हैं, एक उम्रा करके आ जाती हैं, और ये समझते हैं कि शायद जो इन्होंने अल्लाह की मखलूक के साथ रवैया अपनाया था वो शायद इनके गुनाह जो है माफ़ हो जाएंगे। तो इसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कह दिया कि मैं जो माफ़ करूँगा वो हुकूकुल्लाह की, अगर आपने माफ़ी है वो कर दी, और हुकूकुल कोई सही तरह नहीं की अदा,
वो तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन उस शख्स से तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी हुकूकुल जिसके साथ इबाद, तुमने बिल्कुल ज़्यादती की है। बिल्कुल ऐसे। तो हुकूकुल इबाद कैसे माफ़ करवाएंगे अल्लाह के थ्रू? नहीं हो सकते। आप कैसे, जिसको आपने तंग करके उससे आपने पैसा खींचा है और उस हराम की कमाई से आप जा रहे हैं हज करने और उम्रे करने, तो किस तरह, ये क्या कॉन्सेप्ट है? फिर मैं यही बात करूँगी कि हमारे जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हजरात हैं, जिनका रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस माशरे को गाइडलाइन देने के लिए, एक तरफ ले के चलने में, वो फेल हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, बुरी तरह नाकाम है। बिल्कुल तो ऐसे। ये एक एमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे माशरे का सुधार जो है उस पे काम करने की ज़रूरत पड़ गई है। बहुत बुरे हालात हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला, जैसे हम कल बात कर रहे थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि किन का वो था कि एक नेक आदमी उस बस्ती में हर वक्त इबादत गुजार, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब उस बस्ती को तबाह करने का सोचा तो फरिश्तों को कहा कि सबसे पहले उसको संसार करो या तबाह करो। तो उन्होंने कहा वो तो बड़ा नेक आदमी है। उन्होंने कहा कि अब उसकी नेकी, उसके वाई डिडंट ही कम आउट एंड उस बस्ती को क्यों नहीं उसने सुधार में लेके आया? बिल्कुल उसकी अपनी जो इबादत है उसको मैं क्या करूं? वो सारा बिगाड़ जो उसके आसपास हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं उसने जाके उनको रोका? खुद नेक होना, तस्बीहां करना, ये आप, जैसे हम एक बात पे भी गौर नहीं करते ना, जैसे नमाज कायम करो। नमाज कायम करने का ये मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ो ना लिख देते कि नमाज पढ़ो। नमाज कायम करो अपने इलाके में, अपनी जगह पे, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कायम करो। ये है इसका मतलब कि इसको राइज करो, इसको कायम करो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आस्किंग पीपल और टेलिंग पीपल। जैसे मेरे हॉस्पिटल में मैं उनको कहती हूँ कि मैं किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना तुम्हारा कोई रिश्तेदार आए, ना तुम्हारा कोई और आए, काम के वक्त काम। लेकिन अगर किसी ने नमाज पढ़नी है उसको कोई नहीं रोकता। कब बारी बारी नमाज पढ़ो, काउंटर पे किसी और को बिठाओ, वो नमाज पढ़ ले और फिर तुम आ जाओ। तो वर्किंग आवर्स में सिर्फ नमाज पढ़ने की खुली इजाज़त है, जब मर्ज़ी अपनी ड्यूटी से हट के तुम नमाज पढ़ लो। तो नमाज तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसको मुश्किल कर दिया ना कि अच्छा जी मस्जिद में पढ़ के आएंगे, वो 2 घंटे के लिए गायब। बिल्कुल। ये तो आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब उस दिन मैं एक सर्जरी कर रही थी तो 5 मिनट रह गए थे फजर की नमाज ख़त्म होने में, टाइम ख़त्म होने में, और मेरे हाथ ब्लड से भरे हुए थे। अभी प्रोसीजर बहुत लंबा था, वो कोई करेक्टिव सर्जरी मैं कर रही थी। मेरा ख्याल था कि मैं ख़त्म कर लूँगी और नमाज फ़जर अदा कर लूँगी। बिल्कुल। लेकिन वो टाइम ऐसे ऐसे गुजरता जा रहा था और फजर मेरी मिस हो रही थी। मैंने उसी तरह किट के समेत ग्लव्स, खून से भरे हुए ग्लव्स के साथ, मैंने पीछे स्टूल रखवाया और मैंने काबे की तरफ करके मैंने उसी ड्रेस में खून भरे हाथों से मैंने पढ़ ली नमाज। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कबूल कर ली होगी। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। तो ये इतना सा टाइम लगता है नमाज पढ़ने में, आप उसका बहाना करके आप जा रहे हैं अपनी उसको छोड़ के, तो ये तो बड़ी गलत बात है। और फिर देखें, रिश्वत जो है, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, जाएंगे जहन्नम में। ये इसमें तो कोई कंसेशन ही नहीं रखी कि जी आपका जायज़ काम हो तो आपकी रिश्वत जायज़ हो गई। नो। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि मेरी सर्विस में थोड़ा सा लैप्स आ गया। मैंने कुछ छुट्टियाँ कर लीं और मेरी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट थी उसमें वो गैप जो था वो थोड़ा सा तंग कर रहा था मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो गैप किस तरह फिल करना चाहिए। तो मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, वो हेड भी करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को, पीएमए को, और उनका फ़ोन आया कि वो जी आपका एक क्लर्क आएगा आपके पास और आपने ना बस उसको अपनी फ़ाइल देनी है, और क्योंकि आजकल सिलेक्शंस हो रही हैं और आपकी अपॉइंटमेंट होनी है तो बस अब आप मुझे भिजवा दें, मैं आपका वो करवा देता हूँ। मैंने कहा मुझे डिटेल तो समझाएं ना, आप कैसे, आपने कवर कैसे करना है, ये थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है मेरा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आपको इससे क्या गर्ज है, आपको तो पैसे भी नहीं देने आपने, वो मेरी हेडेक है, मैंने जो करना है। मैंने कहा नो, टेल मी। कहते हैं वो हैं कोई इतने 1000 रुपये, वो मैं दे दूंगा ना, आपसे मैं कौन सा मांग रहा हूँ।
मैंने कहा नहीं, आपने नहीं देने, मैंने रिश्वत नहीं देनी। अच्छा, उसके बाद ना अब वो इतनी इम्पोर्टेंट मेरी अपॉइंटमेंट थी कि मुझे समझ ना आए, एक तरफ मेरा करियर, एक तरफ ये रिश्वत जो कि मैं नहीं देना चाहती थी। मेरे भाई हैं छोटे, उनसे वो मेरे से मशवरा करता है और मैं उससे मशवरा करती हूँ। बहुत से अंग्रेज़ अमेरिकन्स ने उसके हाथों इस्लाम कबूल किया, वो बहुत काम करके आया उधर, पीएचडी डॉक्टर। माशाल्लाह। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये मसला हो गया है। तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हंसने लग पड़ा। तो मैंने कहा व्हाई आर यू लाफिंग? कहता बाजी आपको जो बात पता है मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको जवाब नहीं ना मिला अपने आप से, बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है कि दिस इज़ रॉन्ग, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी? क्या बात है, जब बहन और भाइयों की हाँ कन्वर्सेशन ऐसी हो हाँ, और फिर वो छोटा भाई अपनी बहन को इस छोटा तरह भाई। बता रहा हो, तो हम्म। देखें फिर वो रिश्ते, वो मुआशरे में किस तरह जो है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेट मी आस्क सम स्कॉलर। मेरी बहुत अजीज़ दोस्त हैं, हेड हैं इस्लामिक सेंटर की, उनको मैंने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये आपकी जायज़ आप किसी की वो राइट तो नहीं मार रही? मैंने कहा नहीं। कहती मैं आपको इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकती, लेट मी आस्क अनदर स्कॉलर। ओके। उन्होंने एक स्कॉलर से बात की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा से कहें कि मुझसे मेरा ये नंबर है, तो मुझे आप डिटेल्स नहीं समझा पा रही, तो आप डॉक्टर साहिबा से कहें मुझसे डायरेक्ट बात कर लें। ओके। मैंने उनको कॉल की और उन्होंने बड़ी शफ़क़त से मेरा फ़ोन सुना और कहने लगे कि डॉक्टर साहिबा अगर आपका जायज़ राइट है ना ये, तो आप किसी का हक़ नहीं मार रही, तो मेरा ख़्याल है कि आप यू कैन गो अहेड विद दिस। अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। आपकी नीयत तो किसी को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल। नहीं है और ना। डॉक्टर साहब जहाँ तक आपने मैंने भी इसके ऊपर पढ़ा सुन है। लें जी सुन जी लें जी जी सुन लें जी जी। फिर उन्होंने कहा कि गो अहेड विद इट और आप इसको कर सकती हैं। अरसलान मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा उन्होंने भी दे दिया, उन्होंने भी बता दिया, बिल्कुल। इन्होंने भी और गो हालांकि अहेड है दे दिया, इसमें, सही कह रही हैं। अच्छा ठीक है। मैंने नहीं ली वो पोस्ट। क्या बात है, क्या ये बात है। मेरा अपना फ़ैसला था और मैं रोज़ अल्लाह सुब्हानो ताला को कहती हूँ कि मैं बहुत गुनाह करती हूँ, मैंने ये पोस्ट छोड़ी आपके लिए, मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए। तो इसलिए आई डिड इट। बड़ा मुश्किल था। एक तरफ मेरा करियर था, एक तरफ अल्लाह सुब्हानो ताला के अहकामात थे। क्या बात तो है। आई डिडंट टेक दैट पोस्ट। तो इसलिए और मेरे लिए इतने हज़ारों रास्ते फिर अल्लाह सुब्हानो ताला ने खोल दिए। क्या बात है। अल्लाह टेस्ट करता है, एक एंगल में फंसा के ना फिर अल्लाह सुब्हानो ताला टेस्ट करते हैं। बिल्कुल उस ऐसा। वो लम्हा होता है जब आप कायम रह जाएं अपने उसके ऊपर, अल्लाह के अहकामात के ऊपर, फिर जो बंटिंग्स जो अल्लाह सुब्हानो ताला की वो जो फिर फेवर्स आती हैं, वो आपसे संभाली नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनको मैसेज आखिर में यही है कि आप अपनी सर्विस में रहकर जो करोड़ों रुपए कमाते हैं अपनी औलाद के लिए, वो औलाद भी इनकी नहीं बनती बाद में। मैंने आपको बताया ना उस दिन जो बिल्कुल ओल्ड होम में अपने बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स को छोड़ के चले गए, वो हराम के पैसे से पले हुए हैं। हम्म, डेफिनेटली हराम के पैसे से पले हुए हैं। हलाल के पैसे की कमाई से पला हुआ बच्चा जो जिसके हलक में एक कतरा, एक नवाला हराम का ना गया हो, वो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा जब हमने डिस्कस किया था वो ये था कि आपने बताया कि घर जुआई भी रह सकती, इसमें कोई क्या इतनी कोई मतलब कि कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हैं वहाँ पे तो तकरीबन कोई 80% लोगों ने बहुत अच्छा जो उसको सराहा है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कह रही। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि आप ये भी बता दें कि साथ में यूनिट अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो लड़कियाँ, उनकी अपनी बहनें या बहुएँ बाकी भी तो होती हैं ना, एक चीज़। दूसरा ये कि किसी ने नीचे कमेंट लिखा है कि आजकल जो है वो साली और बहनोई के रिश्ते के दरमियान जो है वो जो एक तकद्दुस है वो पामाल होता नज़र आ रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहती हैं जो साली और बहनोई के आजकल आपस में रिलेशन बनते हुए नज़र आ रहे हैं? जो ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं ना, वहाँ उनके बारे में कुरान कहता है कि ये फुट स्टेप्स अपने छोड़ के जाएंगे दुनिया में, उस पे लोग चलेंगे। ये रास्ते दिखाते हैं ड्रामे की सूरत में। कितने ड्रामे बने हुए हैं जिसमें उसको जस्टिफाई किया जा रहा है
बिल्कुल साली और बहनोई के ताल्लुक को, बिल्कुल ठीक है, या अगर जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, वो एक दिखा तो रहे हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो पमाल करके दिखाते हैं उस मतलब उस मुकद्दस रिश्ते को। वो आपकी बहन है ना, बीवी की जो बहन है उसके साथ रिश्ता अल्लाह सुब्हानो ताला ने मना किया हुआ है। एट अ टाइम आप दो बहनों के साथ शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो आपकी, जब तक आपकी मनकूहा आपके साथ है, उसकी बहन आपकी बहन है। हाउ कैन यू हैव ताल्लुक विद अ सिस्टर? वो आपकी बहन है ना। जब तक आप अपनी बीवी को तलाक नहीं देते, आप उससे निकाह नहीं कर सकते। बिल्कुल आप उसके उस रिलेशन में कैसे हैं जब निकाह की इजाज़त नहीं है? हाउ कैन यू डू दैट? और ये रवाज इंतहाई गलत है कि जब किसी के यहाँ डिलीवरी हुई, वो जी छोटी बहन को भेज दो, बहन की हेल्प कराए। वो बिल्कुल 6 महीने रह रही है वहाँ पे, और वो बेचारी, वो जो माँ है जो भी नौमौलूद के साथ बिजी है, और ये इधर और ही सिलसिला चलना शुरू हो गया। फिर वो लड़का क्या कहता है अपनी बीवी को, जाओ मेरी बहन की हेल्प कराओ, ठीक है। बिल्कुल वो अपनी बीवी को, यानी साले की बीवी, वो जा रही है, वो और ही सिलसिला शुरू हो रहा है। वो मतलब, तो दोनों तरफ बिगाड़ है ना। वो जो साली है और जो साले हार है, जिसको हम कहते हैं, जो कि साले की वाइफ है, आखिर उनके दिमाग में भी तो फतूर है ना। तो वो क्यों नहीं वो 1 मिनट में बताती कि ये ट्रेस पास कर रहा है मेरी प्राइवेसी को? क्यों नहीं वो अनाउंस करती, वो साली अपनी बहन को, कि ये तेरा जो खामंद है ये ट्रेस पासिंग कर रहा है? क्यों नहीं वो साले की बीवी इनकार कर देती कि मैंने नहीं यहाँ रहना, ये तो आदमी इस किस्म का है? बिल्कुल खुद भी इंजॉय कर रही होती हैं, वो अगले का घर बिगाड़ रही होती हैं, वो अपनी सगी बहन का घर बिगाड़ रही होती हैं। और ये ड्रामों को देख देख के ये सिलसिले शुरू हुए हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मैंने साहिबा। आपको पहले भी वो जी आयत जी बताई ना, सूरह बकरा की, बिल्कुल कि जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, के फसाद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, बेशक मैं तो इस्लाह करने वालों में से हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये टीवी ड्रामों के प्रोड्यूसर्स के लिए ये आयत है, सूरह बकरा खोल के बिल्कुल ठीक। इस आयत को पढ़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत से ख़वातीन जो हैं ये सवाल उठाएंगी कि डॉक्टर साहिबा आप रोक रही हैं, जब हमारा मुश्किल टाइम होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस वक्त तो कम से कम हम जो है वो अपनी बहन को तो बुला सकते हैं, अगर उसको ना बुलाएं तो हम किसको बुलाएं, हम अपना मुश्किल टाइम कैसे गुजारें? तो इसमें भी थोड़ी सी उनको ये तलकीन कर दे कि आपने अपना मुश्किल टाइम ऐसे गुजारना, और ये मुश्किल टाइम आप अपने बच्चे को उठा के अपने माँ बाप के घर चली जाएं, वहाँ साली मौजूद है, वो वहाँ लुक आफ्टर कर देगी उसका। आप क्यों उसको अकेला अपने खामंद के साथ छोड़ रही हैं? आप बाजार गई हुई हैं, आप कहीं गई हुई हैं, कितना कई मौके मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यू गो टू योर पेरेंट्स हाउस, और वहाँ पेरेंट्स हाउस पे वो आदमी कफील हो, वहाँ पे उसको पैसे दे के भेजे। हाँ ये भी वहाँ बड़ा पे ये ट्रेंड नहीं, है कि अभी नहीं, जैसे ही बच्चा नहीं, पैदा होना है, उसकी अपनी बीवी को कहना कि माँ बाप के घर नहीं, चली नहीं, जाओ। नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको पैसे दे के भेजेगा कि या अपनी सास को ले आए, उनका खर्चा उठाए, ट्रैवल का खर्चा दे, और वहाँ अपनी सास को ले आए। ये अनमैरिड सालियों को लाने का रिवाज बंद होना चाहिए। वो हरास भी होती हैं, वो ज़्यादातर वो हरास होती हैं, और कुछ कम परसेंटेज होती हैं जो डोरे डालना शुरू हो जाती हैं। वो इतनी खबीस होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद हमने एक रिसेंट डिस्कस किया था कि वरीकोसील के बाद जो है वो कुछ और भी आप कह रहे हैं मामलात जो हैं वो अभी मार्केट के और चलने शुरू हो गए हैं, तो उसके हवाले से हाँ, क्या वो कहते हैं? देखें, यूट्रस के अंदर एक छोटा सा पॉलिप है, ठीक है, वो बहुत आसानी से, वो हार्डली कोई 5,000 या 6,000 की एक वो डीएनसी से भी निकल सकता है, और एक छोटी डॉक्टर के पास, और या हिस्टेरोस्कोपी अगर करनी है तो वो चलें चंद हज़ारों में 40-45,000 की, उसमें वो हिस्टेरोस्कोप डाल के आप विजुलाइज करके तो वो पॉलिप निकाल सकते हैं। अब ये उसके लिए भी जी वो एम्बुलाइज कर देते हैं जी हम, पॉलिप एम्बोलाइजेशन 3-3.5 लाख रुपए में वो इतना सा पॉलिप एम्बुलाइज हो रहा है।
ठीक है, और रिस्क कर रहे हैं उसकी ओवरीज को, कि ओवरीज डेड हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। वहाँ जब एम्बुलाइजेशन के लिए कागज़ साइन कराया जाता है मरीजों का, पाकिस्तानियों का तो काम है साइन करना, पढ़ते ही नहीं है कि ऊपर लिखा क्या है उसने। वो जो रेडियोलॉजिस्ट आपसे साइन करा रहा है उसमें एक जुमला ये है कि आपकी ओवरीज मुस्तकिल एट्रेटिक होके काम छोड़ सकती हैं, वो भी डेड हो सकती हैं। फिर आप क्या करेंगी? एक पॉलिप रिमूव कराते कराते आपकी ओवरीज ही डेड हो गई, आप तो प्रीमेच्योर बुढ़ापे में चली गई। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो अब आप बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती, अंडे तो खत्म हो गए। तो क्यों ये एक मक्खी को आप तोप से मार रही हैं कि आपका घर भी तबाह हो जाए? मक्खी तो फ्लाई किलर से भी मर सकती है, तो आप तोप से तो वो मरेगी मरेगी, लेकिन साथ घर भी टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ये रेडियोलॉजिस्ट से मेरी अपील है कि खुदारा ना ट्रेस पास करें हमारे डोमेन को। आपके पास पूरा जिस्म है, दिमाग से लेके नीचे तक। वेरिकोसील कर रहे हैं जी, वो उसके और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। वेरिकोसील इतना आसान, वेरिकोसील का ऑपरेशन जो है वो इतना आसान है कि एक जूनियर डॉक्टर भी कर सकता है। तो आप कई लाख लेके दो दफ़ा वेरिकोसील 7-7 लाख रुपया ले रहे हैं और उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर दोनों हाथों से तो लूट रहे हैं। देखें, मैंने आपको कहा ना कि चंद परसेंटेजेस हैं ऐसे डॉक्टर्स की जो ये करें। जैसे मेरा सेंटर है IVF सेंटर, मेरी जेब में पैसे जाने हैं ना अगर कोई IVF कराएगा। मेरी कोशिश होती है कि ये कोई और तरीका निकल आए प्रेगनेंसी का, कोई और ऑप्शन हमारे पास आ जाए, ये IVF से बच जाए। आप उसके बूट्स में खड़े होके देखें, आप उसकी जगह खड़े होके देखें कि वो कितनी मुश्किल से ये पैसे जमा करके लाया है। तो इसलिए ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो सिर्फ अपना सोचेंगे कि अच्छा अब आ गया IVF में डाल दो, ये IVF सेंटर पे आया, इसको IVF कर दो। तो डॉक्टर साहब लाखों रुपए लगाने के बावजूद IVF जो मतलब कि कैंसिल हो जाते हैं या वो फिर वो नहीं वो बच्चा पैदा हो सकता, तो फिर वो क्या होता है? 80% तो 75 से 80% तो फेल हो जाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा। सक्सेस रेट सिर्फ 20 to 25% है जनरली। अगर आप देखें, अगर यंग बच्ची है, अच्छे एग्स हैं, मेल फैक्टर है, फिर तो वो 50-60 पर सक्सेस रेट जा सकता है। लेकिन जनरली टेकिंग, क्योंकि हमारे मुल्क में वो 40 साल के करीब होती हैं तो चलो जी हूँ टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो, तो हमारा सक्सेस रेट तो इस वजह से कम है कि हमारे पास तो यंग बच्चियां आती नहीं हैं। तो आप बताती हैं कि आपकी ये रेशो इतनी है फेल हम उनसे होने की? सिग्नेचर कराते हैं, लीगल पेपर साइन कराते हैं। हम उनको वो पेपर पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि ये बीच में भी प्रोसेस रुक सकता है, एक्टोपिक भी हो सकती है, फेल भी हो सकता है, और आपको हाइपर स्टिमुलेशन भी हो सकती है। इतना आपका चांस है। जैसे एक 38 साल बच्ची आई है, छोटी छोटी ओवरीज हैं, हम उसको बताते हैं आपका 5 to 10% चांस है। आप अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो फिर एक लीगल पेपर विटनेस के साथ साइन होता है, उनके अंगूठे लगवाए जाते हैं, और वो हमारे पास एक लीगल पेपर होता है जिसके ऊपर वो अपनी विलिंग देते हैं कि हमें बता दिया गया है कि हमारा सक्सेस रेट 10% से ज़्यादा नहीं है या 25 से 30% से ज़्यादा नहीं है, इसके बावजूद हम करवाना चाहते हैं। तो ये क्लियरली उनको बता दिया जाता है। तो इसलिए मेरा ये काम है, मेरे सेंटर पे ये काम है कि हम अदर ऑप्शंस ढूंढते हैं कि ये बच जाए टेस्ट ट्यूब बेबी से। वो कुछ पेशेंट्स को हम इतना उनका माइंडसेट इस तरह का हुआ होता है कि हम उनको बता रहे होते हैं कि आपको नहीं ज़रूरत टेस्ट ट्यूब बेबी की, आप ये कर लें, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। नहीं जी, आप हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें, हमें तो 7 साल शादी को हो गए, हमने जी और इंतज़ार नहीं करना। जैसे ये मिसकंसेप्शन है लोगों को कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो होना ही होना है, हमने पैसे देने हैं और बच्चा पेट में आ जाना। ऐसा नहीं है। फेलियर रेट फार ज़्यादा है सक्सेस रेट से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप वैलेंटाइन डे के अकॉर्डिंग जो ये फेब में चलता है सिलसिला फूल देने का, और इसमें अपनी मोहब्बत जतलाई जाती है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और वो मोहब्बत कौन सी होती है? वो झूठी फरेबी मोहब्बत होती है, उसमें कोई पाकीज़गी हमें नज़र नहीं आती। तो इस वैलेंटाइन डे के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? हालांकि इसे तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए कि कहीं लोग इसके ऊपर रिसर्च ना करें कि है ये क्या, जिनको नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद इसके अकॉर्डिंग आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक जिना के ऊपर ये जो है ना ये डे मनाया जाता है, जिनाकारी पे।
ये एक इलीगल रिलेशन था बिटवीन अ लवर एंड अ लव्ड वन, बिल्कुल, ठीक है, वो शादीशुदा नहीं थे। बिल्कुल। आप एक जिना किया हुए को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हुँ, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। आर यू मैड? देखिए, मैं फिर बात करूंगी कि जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लव स्टोरी है ना, वो कभी किसी ने हाईलाइट ही नहीं की। हुँ, दुनिया में जो सबसे इम्प्रेसिव लव स्टोरी थी, वो हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। की थी। ठीक है, माशाअल्लाह। क्या थी? हुँ, हज़रत खदीजा उस इलाके की सबसे मालदार, कामयाब मालदार, बिजनेस वूमन थी, बिल्कुल ऐसे। सबसे मालदार। 2 दफ़ा उनकी डिवोर्स हुई थी, ट्वाइस डिवोर्स्ड, हुँ, 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साला बिजनेस वूमन जो कि मशहूर थी अपनी नेक नामी पे, हुँ, ठीक है, नेक औरत, 40 साल की, 2 दफ़ा डिवोर्स हुई हुई, कोई उंगली नहीं उठाता था उनके ऊपर, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, बिल्कुल ऐसे। फेयर थी, बिल्कुल, ऑनेस्ट थी, अब शर्मो हया के अंदर अपने आप को रखती थी और अपने हिसाब से जो दीन था उसके ऊपर चलती थी। और उन्होंने स्पॉट किया एक 25 साला लड़का जो कि मशहूर था कि वो सादिक और अमीन है, क्या और बात उन्होंने है, वाह! पैगाम भेजा कि आप, क्योंकि मर्चेंडाइज में उनको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन्होंने रिसालत माब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज अ यंग बॉय ऑफ 25 इयर्स ओल्ड, उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि मेरा जो बिज़नेस है उसको तुम लेके जाओ और मर्चेंडाइज लेके जाओ और मेरा तिजारत जो है उसमें, और वो वापस आते हैं और ओवरवेलमिंग फ़ायदा होता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। ट्रेड में इतना ज़्यादा फ़ायदा हज़रत खदीजा उम्मुल मोमिनीन को कभी हुआ ही नहीं, जो पहली वो जो बिल्कुल, हुज़ूर पाक खेप सल्लल्लाहु जो लेके गए। वापस बिल्कुल आई, ऐसे। ठीक है। उसके साथ ये सिलसिला चलता रहा और वो कीनली ऑब्जर्व कर रही थी मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है अपने नबी के लिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ारों दुरूद व सलाम उनके ऊपर, कि वो किस तरह का वो एक यंग लड़का था और हज़रत खदीजा उनके इश्क में गिरफ्तार हो गई। बिल्कुल शी ऐसे। फेल इन लव विद हिम, बिल्कुल। ठीक है। अब वो उनको रिगार्ड कर रही हैं, उनकी गर्विदा हैं, उनसे हुँ, मोहब्बत कर रही हैं, लेकिन ये इज़हार नाजायज़ तरीके से नहीं किया उन्होंने। हुँ, बिल्कुल। उन्होंने पैगाम भिजवाया शादी का। हुँ, नफीसा बिल्कुल। एक खातून थी, उनकी हुँ, हुँ। रिश्तेदार थी या फ्रेंड थी, हुँ, हुँ। उनके हाथ वो गई रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत खदीजा का शादी का पैगाम लेके। हुँ, यहाँ पे इस माशरे में एक 40 साला औरत, अमीर औरत, हुँ, हुँ। किसी 25 साला लड़के को पसंद करने लग पड़े, तो क्या माशरा कहेगा, ए बुढ़ी डोरे पा रही है, 25 साला मुंडे थे, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। नो, इट डिडंट हैपन। हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बड़ा कूलली देखा, उसको मतलब उस पे उसका जायज़ा लिया, हुँ, एंड ही सेंट हिज कॉन्सेंट। उन्होंने कहा कि यस आई विल मैरी हर, ठीक है। फिर उन दोनों की शादी हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक, जब तक हज़रत खदीजा जिंदा थी, उन्होंने शादी नहीं की, क्या बात है। और अपनी ठीक है। ज़िंदगी के 25 साल गुज़ारे आप सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम के साथ। उनके साथ बिल्कुल। सारी औलाद सिर्फ हज़रत खदीजा से पैदा हुई उनकी। बिल्कुल। अब्दुल्ला और इब्राहीम, इब्राहीम और हज़रत कासिम, कासिम, 2 हज़रत बेटे अल्लाह सुब्हानो तआला ने अता किए, कासिम और इब्राहीम। कासिम और इब्राहीम। हुँ, हाँ, उन्होंने वो वापस ले लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने, और फिर बेटियां जो हैं वो हज़रत खदीजा से और उन्हीं में से जो जन्नत की औरतों के सरदार हज़रत फ़ातिमा एग्जैक्टली ज़हरा रज़ी एग्जैक्टली अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल। और जब वही नाजिल होती है हुँ, हुँ। तो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डिडंट गो टू हिज चचा और ही डिडंट गो टू एनीबडी एल्स, वो भाग के अपनी जो बेहतरीन उनकी शरीक हयात, जो उनकी दोस्त, जो उनकी खैर खा, कितनी मोहब्बत थी उन दोनों में, ठीक है। ये लव स्टोरी तो कभी हाईलाइट ही नहीं की गई। कितना कॉन्फिडेंस था उस औरत को इस शख्स के ऊपर कि वो 1 मिनट में ईमान ले आई कि यू कैन नॉट लाई,
आई नो यू आर अ स्टेडफास्ट पर्सन, मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये हुआ है और मैं सबसे पहले ईमान लाती हूँ। कितनी मोहब्बत थी दोनों में। बिल्कुल ऐसे। वो 15 साल छोटा एक जवान लड़का, ये ट्वाइस डिवोर्स्ड एक 40 साला औरत, और वो फौरन बिलीव करती हैं उनके ऊपर और उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनको तसल्ली देती हैं, और फिर अपने दीन, जो वो दीन फॉलो कर रही थी, उनके पास लेके जाती हैं कि टेल हिम कि व्हाट हैज़ हैपेंड, और उनको कहती हैं कि यस दिस इज़ हैपनिंग, ये सही है, ये सच है, उनको हौसला देती हैं। और जब तक वो ज़िंदा थी, नबी अकरम मोहम्मद रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं की, और हज़रत आयशा उनके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन हज़रत आयशा भी कभी कभी बरहम हो जाती थी कि हज़रत खदीजा को आप हमेशा मेरे से ऊपर रखते हैं। तो आगे मुझे एग्जैक्ट वो जवाब रसालत माब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद नहीं है जो उन्होंने फिर हज़रत आयशा को कहा, कि उसका मतन ये था कि तुम इमेजिन ही नहीं कर सकती कि वो औरत कैसी थी। ठीक है, सो दैट इज़ द लव स्टोरी जिसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे। तो किसी हमारे बच्चों को बताया ही नहीं किसी ने कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे ही। है? और तो हम तो ये होनी चाहिए लव स्टोरी जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ही अच्छी बात की आपने, और हमारी नौजवान नस्ल को, और अभी हमारे मुआशरे में ये भी बात उनको पता होनी चाहिए, जब भी कोई थोड़ी सी बड़ी उम्र की खातून के साथ रिश्ता होने लगता है तो पूरी पूरी ख़ानदान, पूरी सोसाइटी कहने लग जाती है भाई थोड़ा दिमाग ठीक है, औरत दी उम्र की तो मुंडे दी उम्र की है। नहीं, और लड़की रिश्ता भेज दे खुद तो वो एक अजाब, ओहो बिल्कुल। ये क्या हो गया, कैसे रिश्ता भेज दिया। ठीक है, और फिर आप सूरह अल कसस में देखें कि वहाँ पे भी लड़की वालों ने रिश्ता भेजा ना हज़रत मूसा को, उन्होंने कहा, फिर अपनी शराइत लिखवाई बिल्कुल। कि जी तुम इतने साल हमारे पास रहोगे, और फिर खुद रिश्ता भेजा कि मेरी बेटी से शादी कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो हम किस माशरे में रह रहे हैं, हम तो दीन से बहुत ही दूर हैं। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब आखिर में क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम ये है कि जो हमारे दीनी मदारिस के जो हेड हैं, मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह सुब्हानु ताला ने बहुत ज़्यादा आपसे पूछगछ करनी है कि यू वर द वंस जिन्होंने इस कौम को आगे या तो आप इस ओहदे से सबकदोश हो जाएं। सुबकदोश हो जाए, आप बिल्कुल। मतलब हट जाएं, बिल्कुल। आप ना कहें कि मैं इस उसके ऊपर हूँ और मैं गाइड कर रहा हूँ। अगर आप अपने मदरसे में बैठ के या अपनी बिल्डिंग में बैठ के जो लोग आपके पास आते हैं आप उनके मसले हल कर रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। उठिए, बाहर निकलिए, इस यूथ को एक चैनल दें, एक चैनलाइज करें इनकी एनर्जीज़ को। ये बहुत एनर्जेटिक यूथ है, इनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और ये आपकी ड्यूटी है। आपने ठेका लिया हुआ है इस चीज़ का, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। अल्लाह सुब्हानु ताला ने आपसे पूछना है कि व्हाट डिड यू डू, आपने ये टाइम कैसे गुजारा। आप तो उस मसनद पे थे जिसमें आप तो अपना काम करें ना। ये सही होते हैं नहीं होते ये अल्लाह सुब्हानु ताला ने करना है। आप कामयाब होते हैं या नहीं होते ये अल्लाह ने देखना है। आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा करके जाएं दुनिया से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर समीना हक साहिबा। उम्मीद करते हैं कि आज की पॉडकास्ट जो है वो आपके लिए बड़ी मीनिंगफुल होगी, और इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।